5 to 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगी आज। कमेटी के हेड थे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का है लीगल करंट अफेयर्स का सेशन। एक केस अभी रिसेंट हुआ, उसमें जो है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं, वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं। तो ज़रा बताना वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। बताओ वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज नॉट कंपल्सरी। कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल टर्म पढ़ा था, क्या मतलब था। वॉइडेबल वो होता है ना जो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, और जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए तब तक वो वैलिड रहता है। वैसी मैरिजेस में बताया था मैंने, कई सारी सिचुएशन बताई थी, ठीक है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी, या फिर अनसाउंड माइंड है, या इम्पोर्टेंट है एक इधर पार्टी, कंसेंट नहीं है वैलिड, तो वॉइडेबल मैरिजेस होती है ना, वो अगर फ्री कंसेंट ना हो या किसी फ्रॉड से कंसेंट लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्स वर्सेस वाइफ का केस है। नाम दूसरे हैं लेकिन इनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए नाम रिलीज नहीं किया गया है। एक्स वर्सेस वाई जो है, जो ऑफिशियल उसमें एक्स वर्सेस वाई ही मेंशन है। उसमें शादी होती है, और जैसे ही शादी कंक्लूड होती है, सोलमनाइज होती है। सोलमनाइज का मतलब है कि परफॉर्म होती है। हाँ, सोलमनाइज यानी जैसी मैरिज परफॉर्म होती है, वाइफ विदाई के टाइम, विदाई होती है ना, जैसे शादी होती है तो वो जाती है अपने हस्बैंड के घर जा रही होती है, उसे विदाई बोलते हैं, या जैसे मुस्लिम्स में रुखसती बोलते हैं, ठीक है। तो तब वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मेरी 1992 में भी एक शादी हुई थी, लेकिन मैंने उसमें फर्स्ट मैरिज हुई थी मेरी ये, बट मेरा उसमें डिवोर्स हो चुका है, मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ, ठीक है। और जब ये शादी कर रही है सेकेंड मैरिज, ये 1995 की बात है। तो फिर हस्बैंड अब कोर्ट गया और वो बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए इससे, क्योंकि इसने जो मुझसे चीज़ छुपाई, एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, ठीक। और मुझे इस बेसिस पे अपनी मैरिज वॉइड डिक्लेयर करानी है, वॉइड जिसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है। तो जो है वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड को पता था कि मेरी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, और किसी थर्ड पार्टी ने बताया था। बट तुम लोग बताओ कि ना वाइफ ने बताया था जिससे शादी हुई है, ना वाइफ के पेरेंट्स ने बताया कि हाँ मेरी बेटी की पहले शादी हो चुकी है, फर्स्ट मैरिज, ये इसकी फर्स्ट मैरिज नहीं है, सेकंड मैरिज है। तो यहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ या नहीं, यहाँ पे वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर होनी चाहिए या नहीं। क्यों, पता तो है उसे। पत, पता, वाइफ एलिगेशन लगा रही कि इसे पता था, मैंने नहीं बताया, मेरी फैमिली ने नहीं बताया, बट किसी थर्ड पार्टी ने बताया था और इसे पता था मेरी फर्स्ट मैरिज के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा कि इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया, और ये बोला कि ये ऐसा मटेरियल फैक्ट है कि ये जो जो पार्टी है मैरिज की, या तो वाइफ या तो उसके पेरेंट खुद बताते, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यहाँ पे हो रहा है। किसी भी कोई भी चीज़ें नहीं जो है कंसील कर सकते, कोई भी चीज़ें नहीं छुपा सकते ना जो मैरिज के लिए ज़रूरी हैं। फिर अगर हम लोग बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो टॉपिक न्यूज़ में काफ़ी टाइम से चल रहा है।
और लास्ट कुछ टाइम में तो तुम्हें बहुत रैपिडली टॉपिक देखने को मिला है न्यूज़ में। और अभी जब पीएम मोदी ने अपनी स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त को, तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे। तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन क्या है? हाँ, जो हमारा लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो इसके बेसिस पे एक टाइम पे हों, एक साथ हों। और जैसे ही ये वाले इलेक्शन कंक्लूड होंगे, वैसे ही 100 डेज के अंदर जो लोकल बॉडीज़ के होते हैं, यानी पंचायत वगैरह के, पंचायत के, वो फिर हों कंडक्ट इलेक्शंस। तो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं एंड एडवांटेजेस भी होती हैं। यस, तो वैसे ही अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे तो बहुत सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बेसिस पे ये लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। प्लस जैसे ही कंक्लूड होंगे 100 डेज के अंदर लोकल बॉडीज़ के हों, यानी पंचायत वाले। पंचायत तुम्हारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से आया था? 73rd एंड 74th वाला, लोकल बॉडीज़ वाला जो है। एंड 74th अमेंडमेंट जो लोकल बॉडी से तुम्हारा डील करता है अमेंडमेंट, वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है। ठीक है, नहीं करूँगी। और जो कमेटी बनाई गई, ठीक है, इसके हेड थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। कमेटी हेडेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये सॉरी, हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी तुम्हारा स्टेट वाला जो होता है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट की सबकी अलग गवर्नमेंट होती है, तो इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते हैं ना, तो उससे कई बहुत सारा बर्डन होता है एक तो इलेक्शन कमीशन पे, काफ़ी कॉस्ट भी इसमें आता है जब इलेक्शन होते हैं, तो सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है, प्लस कई टीचर्स की पोस्टिंग होती है, कई सारे पर्सन की उसमें अथॉरिटीज़ की पोस्टिंग होती है, स्कूल्स को प्रिपेयर करा जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्लस बहुत इरेगुलरिटी हो जाती है कि एक टाइम पे कहीं हो रहा है एक साल में इलेक्शन, अगले साल कहीं और हो रहा है, हर स्टेट का अलग अलग जो टाइम पीरियड ख़त्म होता है। हाँ देखो, अभी ये जो अभी इसमें अमेंडमेंट भी लाना पड़ेगा ना। अभी जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई उसके हेड थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, वो अप्रूव भी हो गई रिपोर्ट, बट उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें भी देख, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे क्या बोलते हैं उसे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड, लोकसभा का टाइम पीरियड, और कई सारी चीज़ें भी है ना, जैसे अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन सुना होगा, वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है,
जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर उसके अगेंस्ट वो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, फिर नई गवर्नमेंट बनती है। तो कई बार प्री मैच्योर गवर्नमेंट होती है। और जो केशव नंदा भारती केस में कहा गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे जा सकते हैं लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करा जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसका बेसिक किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेट हो रहा है। लिख लिया इतना, लिख लो। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? हाँ वो 51 to 52। वो कहीं पे तुम्हें ईयर दिखाई देगा 1951, कभी 1952, कहीं 1951 से 52, दोनों ऑथेंटिक है। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, अभी लिख देती हूँ, लिख लो फिर इरेज कर दूँ। क्या वो इतनी कंफ्यूज लग रही हो? वन नेशन वन इलेक्शन जो भी तुम न्यूज़ में देख रही हो, ठीक है, वो बेसिकली ये है जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, स्टेट के अलग होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं पंचायत वगैरह, इनका अलग टाइम पे इलेक्शन होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड थे रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है। तो अब वो रिपोर्ट सबमिट करी और अप्रूव भी हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू बेसिकली ये चाहते हैं गवर्नमेंट कि एक टाइम पे सारे इलेक्शंस हो, अलग अलग ना होके एक साथ सारे इलेक्शंस हो पूरे इंडिया के। तुम्हारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था जनरल इलेक्शन, नाइनटीन 51 टू 1952। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। और तुम्हारा आर्टिकल 328 से वाला जो पार्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है कि वो रोल्स वगैरह प्रिपेयर करे, कंडक्ट कराए इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। तो जो ये इलेक्शन वाली जो बात है, ये टॉपिक है, इसमें एक गवर्नमेंट की बॉडी बनाई जाएगी, वो इस मैटर को देखेगी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इलेक्शंस रेगुलेट कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी पावर इन्फ्रेंच हो रही है, उसकी पावर कम हो रही है। और ये भी कि अभी एग्जिस्टिंग है, तो देखो कब कब इम्प्लीमेंट होता है और कैसे ये सारी चीज़ें रेगुलर करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक दो चीज़ में भी नहीं। प्लस अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली। जो ये अमेंडमेंट करेंगे इसके लिए इन्हें 2/3 members of both houses of parliament also ratification by at least half of the state assembly।
असेंबली है ये। असेंबली, हाँ। बाकी तुम लोग को क्या इसके फायदे नुकसान लग रहे हैं? हम्म। छुट्टियां करनी पड़ती हैं। और तुम लोग को कोई पॉइंट नजर आ रहा है? तुम्हारी डेमोक्रेसी भी अफेक्ट होने के चांसेस हैं। इंडिया में भी, लेकिन स्टार्टिंग में जब 1951 से तुम्हारे जनरल इलेक्शंस हुए हैं तो स्टार्टिंग के कुछ साल साथ में ही होता था, लोकसभा का भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। फिर उसके बाद से अलग अलग होने लगा। एंटी डिफेक्शन। नहीं तो जब इलेक्शन होंगे तब सबका टाइम पीरियड साथ में ख़त्म होगा, सारे स्टेट का सेम टाइम पे। हाँ। अब वो जाने कैसे होगा। चेंजेस करने पड़ेंगे, जो टाइम पीरियड दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज़? क्या बोल रहे हो फिर से ते? फ्लॉज बहुत हैं, देखो क्या होता है। अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ जो कमेटी जो बनाई है रिपोर्ट ने, रिपोर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट रिपोर्ट दी वो अप्रूव ही हो हुई है। अभी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट अभी हुए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाए बताएगी। पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, जो टाइम पीरियड वगैरह दे रखा है, ये सारी चीज़ें। देखो, जो हम लोग बोलते हैं ना चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर्स, सबके पास है कहीं ना कहीं। लेकिन पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर पार्लियामेंट लॉ ले आती है। आतिशी, न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। तो ये तो सबको पता है कि आतिशी नई सीएम बनी है दिल्ली की। ठीक है। इन्हें इन्होंने किसे सक्सीड किया है? इन्होंने किसे सक्सीड किया है? हम्म। फॉर्मर सीएम केजरीवाल थे। ये आपकी आप पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, उसकी लीडर है यंग, और ये यंगेस्ट लीडर है जो सीएम बनी है। क्या बोल रहे हो? इंडिया की यंगेस्ट, यंगेस्ट लीडर टू बिकम सीएम। ये एट्थ सीएम है दिल्ली की, और थर्ड विमेन सीएम है दिल्ली की। एट्थ सीएम ऑफ दिल्ली
एंड थर्ड वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली. क्या बोल रहे हो? अरविंद केजरीवाल ने अपना रिजिग्नेशन लेटर किसे दिया था? जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, गवर्नर वी के सक्सेना. रिजिग्नेशन बोलते हैं. ये इसका दूं? केजरीवाल handed over his resignation to Delhi Lieutenant Governor LEI होता है. गवर्नर वी के सक्सेना. तो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि इन रीजंस की वजह से इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा. याद है? बताओ. अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे, फॉर्मर सीएम दिल्ली के, उन्हें रेजिग्नेशन क्यों देना पड़ता? किन रीजंस की वजह से? हाँ, क्योंकि वो किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकते ना अपना जो सीएम ऑफिस है उसे विजिट कर सकते थे. जो ने बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सारे बेल बॉन्ड में कंडीशंस लगाई थी. जो तुम्हारी लापता लेडीज आई थी उसे चूज किया गया है ऑस्कर के लिए. ठीक है. पिक्ड फॉर ऑस्कर्स. ये मैंने देखा तो सोचा बता दूं, क्योंकि तेज बोलो. हाँ, वो किरण राव, डायरेक्टर किरण राव है, जो आमिर खान की फॉर्मर वाइफ है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि डाउनलोडिंग एंड वॉचिंग पॉर्न, चाइल्ड पॉर्न, इज एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉक्सो, तुम्हारा जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है. और अगर आप
नहीं, जो डाउनलोड कर रहे हैं सिर्फ देख भी रहे हैं तब भी एक तरह का ही पोजेशन माना जाएगा और ये एक ऑफेंस है. डाउनलोडिंग एंड वॉचिंग child pornography is an offense under POCSO protection of children from Sexual Offences Act. POCSO and IT, Information Technology. ये लिखो फिर आगे बढ़े. हो गया. उमाम तुमने नहीं लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, भले ही आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तब भी एक ऑफेंस है पॉक्सो के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर. जो सेक्शन 15 ये कहता है कि क्राइम ऑफ स्टोरिंग और पोजेसिंग ऑफ सच मटेरियल विद इंटेंट टू शेयर इट, कि आप इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड आप मटेरियल देख रहे हो या जो है आप शेयर करने के इंटेंशन से पोजेशन कर रहे हो और आप देख रहे हो ऑनलाइन, वो एक तरह का पोजेशन माना है सुप्रीम कोर्ट ने. viewing child pornography even without downloading is offense under section 15 of POCSO. सेक्शन 15 तुम्हारा है स्टोरिंग और पोजेसिंग सच कंटेंट. सच कंटेंट मतलब इस तरह का कंटेंट विद इंटेंट टू शेयर. आप इस तरह का कोई कंटेंट अपने पास रख रहे हैं शेयर करने के इंटेंशन से.
कोई अननोन लिंक आ रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड और आप उस पर रिपोर्ट नहीं क्लिक कर रहे हो, ठीक है, में रख रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपका इंटेंशन है शेयर करने का, आप किसी और को शेयर करने के इंटेंशन से अपने फ़ोन में रख रहे हैं, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर दे रहे हो, फ़ोन में भी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है ना, तो जो है आप तब लायबल नहीं होंगे। हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी परमिसिबल नहीं है ना। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये भी सजेशंस दिए हैं कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कुछ अमेंडमेंट करिए, बेटर लॉज लाइए। फिर हो गए। फिर मोदीज विजिट टू पैलेस्टीन। तो जो यूएन रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसमें आपका वोट मांगा जाता है ना, कोई जैसे अभी इसराइल वॉर चल रहा है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो कंट्रीज से वोट मांगा जाता है कि आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। तो इंडिया उसमें एब्सटेन था, ना फेवर में था किसी पार्टी के, ना अगेंस्ट था। इंडिया का वोट कैसा था? एब्सटेन होता है ना, हम फेवर में है ना अगेंस्ट में, न्यूट्रल। और उसके बाद जब इनकी मुलाकात हुई पैलेस्टीन के जो वहाँ के रूलिंग मिनिस्टर हैं उनसे, तो इन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन को। पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास। महमूद अब्बास। MAHMOUR, महमूद, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्तीन। तो इन्होंने जो यूएन रिजोल्यूशन हुआ उसमें बोला, एब्सटेन का वोट दिया इंडिया ने, और जब इनकी मीटिंग हुई उसके बाद तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हम इंडिया सपोर्ट करेगा, हम सपोर्ट करेंगे पैलेस्तीन को। ये हो गया इतना। तो जो रिजोल्यूशन था इसमें 193 मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें से 124 कंट्रीज ने फेवर किया, वोट किया फेवर में, 14 ने अगेंस्ट में, और 43 थे एब्सटेंशन में, जिन्होंने एब्सटेन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। 193 मेंबर थे टोटल। फेवर में कितने थे? 124। 14 अगेंस्ट में थे और 43 एब्सटेंशन, इंक्लूडिंग इंडिया। हम्म।
हो गए? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म सुना है? ये पार्लियामेंट ने बनाया है कॉन्सेप्ट ये। बोल सकते हो प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी का। नहीं, ये नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है प्रोएक्टिव रोल बाय द जुडिशरी, ठीक है। तो जो भी लॉज हैं हमारे एग्जिस्टेंस में, उनकी वैलिडिटी को चेक कर सकता है, उन्हें रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास ये पावर है पीपल के वेलफेयर के लिए, उनके सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। या जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो तुम्हारा जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे कांवड़ यात्रा को यूपी की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि उससे क्या होता, उससे फिर बहुत ज़्यादा सरकमस्टांसेस थे कि स्प्रेड होता कोविड, लोग अफेक्ट होते, जो कांवड़ यात्रा में जो लोग जाते वो भी अफेक्ट होते, बाकी लोग भी होते। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक स्पेक्टेटर नहीं रह सकता है कि कुछ भी हो रहा है वो अपनी आंखें बंद रखेंगे, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हो रही, उन्हें लग रहा है कि इससे लोगों का नुकसान है, पब्लिक वेलफेयर के लिए मुझे ये इनिशिएटिव लेना है, तो वहाँ पे करेंगे वो चीज़ें, एक्शंस लेंगे। प्रोएक्टिव रोल बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पावर बस इन्हीं दोनों के पास है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के पास नहीं है। अच्छा, वाली कौन सी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन जब लोग रिट्स की बात करते हैं तो रिट्स में इसका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है हाई कोर्ट का, रिट्स के केस में। रिट्स बस ये दोनों डील करती हैं, एंटरटेन करती हैं रिट्स के मैटर, लेकिन हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। लार्ज इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन लार्ज इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। जो रेट्स हैं 5 रेट्स, ठीक है, तो बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकती हैं, और कोई कोर्ट इशू नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकती है एफआर, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर इस सेंस में, यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा हो गई। लिखो। जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, ये हमने लिया है यूएस से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो हमने कहीं ना कहीं से बोरो करी है ना, तो जुडिशियल एक्टिविज्म हमने यूएस से लिया है। क्या चीज़? हाँ, और ये किसी जो है पार्लियामेंट ने ये लॉ नहीं बनाया है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो कॉन्सेप्ट है, जो ये टर्म है, जुडिशरी का खुद का बनाया हुआ, खुद का इवॉल्व किया हुआ है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो इंडिया में आया था, वो किस किस जजेस ने इंट्रोड्यूस किया था, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है।
जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, पी एन भगवती, डी ए देसाई, और जो तुम्हारा PIL का कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस भगवती ने। नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करें। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग जैसी चीज़ों को देखता है, ठीक है, एक वॉच डॉग है इनके लिए। ये 1989 में जब G7 की मीटिंग हुई थी पेरिस में, उससे ही उभर के आया, इस उससे ये इंक्लूड जो है इंट्रोड्यूस हुआ 1989। इंडिया ने जो है 2006 में एज ए ऑब्जर्वर से ज्वाइन किया, फिर 2010 में इसका परमानेंट मेंबर बन गया, फुल टाइम मेंबर। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, इन सारी चीज़ों को ये देखता है एज ए वॉच डॉग, ठीक है। नाइनटीन 89 में G7 की जो मीटिंग हुई पेरिस में, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 में इंडिया ने एज ए ऑब्जर्वर से ज्वाइन किया, इंडिया ज्वाइंड इट एज ए ऑब्जर्वर। फिर 2010 में इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बन गया। हाँ,
क्या हो? पेरिस। टी राजा कुमार इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, मुझे सॉरी, किसी और से देख के लिख लो। ठीक है, ठीक है, कर लो। टेररिस्ट फंडिंग। हम्म। टी राजा कुमार। इरेज कर दो। हम्म। इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार। सिंगापुर। सिंगापुर। हेडक्वार्टर है पेरिस। इन्होंने कुछ, इस कमेटी ने जो ये है, इसने रिकमेंडेशन दिया है इंडिया को कि इंडिया को अपने कोर्ट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने कोर्ट और बढ़ाने चाहिए, नंबर ऑफ कोर्ट शुड बी इंक्रीज, ताकि जो पेंडेंसी है केसेस की वो कम हो जाए, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। रिकमेंडेशन फॉर इंडिया to increase number of courts, COURT, and improve judicial system to decrease, to reduce the pendency of cases in money laundering। लिखो।
इस टॉपिक से रिलेटेड के 864 केसेस हुए थे, जिसमें से 28 को कन्विक्शन मिला और एक को अक्विटल मिला, बाकी केसेस पेंडिंग है। 864 केसेस थे टोटल। 1 आवर 28 को अक्विटल मिल गया। अक्विटल क्या होता है? सॉरी, 28 को कन्विक्शन हुआ है, 1 को अक्विटल हुआ है। फिर से पूछ रही हूँ, मैं सुन नहीं पाई हूँ। हाँ, क्विटल जो जिन्हें रिलीज कर दिया बाइज्जत, वो बेल नहीं होता है, ठीक है, बेल अलग अलग होता है। 864 केसेस में से 28 को कन्विक्शन हो गया और एक को अक्विटल हुआ, बाकी केसेस अभी भी पेंडिंग है। कुछ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, ये 3 जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। ये एरियाज का दो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज। म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, एंड ईरान। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, ठीक है। सपोर्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। ईरान, हाँ। जो इंडिया की पहली वंदे मेट्रो थी, उसे रिनेम कर दिया है एज नमो नमो भारत रैपिड रेल। इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो renamed as नमो भारत रैपिड रेल।
थैंक यू क्लास।